नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन को काउंटर करने के लिए भारत, फ्रांस और जर्मनी एक बड़े ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को 2024 से शुरू करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि फ्रांस तो भारत का एक रणनीतिक साझेदार भी है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी अब चाइना से अपनी निर्भरता को कम कर रहा है और ऐसे में वो भारत के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना चाहता है। वहीं जर्मनी के राजदूत ने कहा कि जर्मनी की लीडरशिप भी ये चाहती है कि वो भारत के साथ अपने मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करे ताकि चाइना को किसी भी स्थिति में काउंटर किया जा सके। हालांकि दोस्तों, ये वही जर्मनी है जो भारत को कई बार और कई मामलों में भारत का उपहास उड़ा चुका है। लेकिन अब जब चाइना की रणनीति को ये समझा तो इसको पता चल गया कि भैया भारत के बिना काम नहीं चलने वाला है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना का INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर कोची से रवाना कर दिया गया है और अब इसका समुद्री परीक्षण का अगला फेज शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि जो भारतीय नौसेना के एक्सपर्ट पायलट्स हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर से एविएशन फ्लाइट ट्रायल्स करेंगे और इस एविएशन ट्रायल के दौरान टच और गो लैंडिंग, इसके अलावा भारतीय नौसेना के डेक बेस्ड फाइटर जेट इस एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ भी करेंगे और इस दौरान MiG-29 के और नेवल तेजस मार्क 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक INS विक्रांत कॉम्बैट रेडी हो जाएगा। वहीं एडमिरल R हरि कुमार जी ने कहा कि पिछले 7 सालों में भारत में बनाए गए 29 जहाज और पनडुब्बी बेड़ों में शामिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा हमारे 45 जहाज निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 43 यानी कि 43 भारत में बन रहे हैं और भारतीय नौसेना 39 अन्य जहाजों की आवश्यकता की स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसीलिए आधुनिकीकरण की योजना पर बहुत ध्यान है और सरकार हमारा सहयोग कर रही है और उम्मीद के मुताबिक कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय नौसेना के बजट के बारे में कहा कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, सभी कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए सरकार से पर्याप्त बजट मिला है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मीनिया को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाने वाली कॉन्कर्स M मिलने लगी है और आर्मीनिया की आर्मी भारत द्वारा बनाए गए इस ATGM को अपने स्टॉक में रखना शुरू कर चुकी है। दरअसल दोस्तों, आर्मीनिया अपनी सेना को काफी आधुनिक बना रहा है और वहीं ये जो कॉन्कर्स M है उसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड रशिया से लाइसेंस के तहत भारत में तैयार करती है। बता दें कि ये टैंक को 4 किलोमीटर के रेंज में खत्म कर सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना और वारशिप डिजाइन ब्यूरो पंप जेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी के एक छोटे स्केल मॉडल का परीक्षण कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट के उद्देश्य से किया जाएगा और बाद में एक फुल स्केल पंप जेट प्रपल्जन बनाया जाएगा पनडुब्बियों के लिए। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बड़े निवेश की जरूरत है अगर भारत इन्हें स्थानीय स्तर पर बनाता है तो। लेकिन हाल ही में फ्रांस के साथ हुई मीटिंग में फ्रांस ने अपने पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को पेशकश की है। लेकिन फ्रांस ने यहाँ पर एक शर्त और रखी है। फ्रांस ने कहा कि अगर भारत शॉर्ट फिन बारकूडा सबमरीन्स को लेता है प्रोजेक्ट 75I के तहत, तो भारत को पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम तकनीकी हस्तांतरण के साथ मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने SSN प्रोग्राम के लिए पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम को चाहती है और इससे पनडुब्बियों की बेहतर मैन्युअबिलिटी होती है और एक अच्छी स्पीड उन्हें मिलती है। साथ ही इनका लोअर एकॉस्टिक सिग्नेचर भी बनता है। वहीं दोस्तों, अगर हम कैविटेशन की बात करते हैं तो ये बबल्स फॉर्मेशन तैयार करता है, यानी कि पानी में बुलबुलों का निर्माण करता है और ये जब बुलबुले आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा एकॉस्टिक सिग्नेचर बनाते हैं। और अगर फ्रांस ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है तो भारत को बारकूडा SSN के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और भारत के पास एक और मौका है कि ऑकस जो डील हुई थी जिससे कि फ्रांस को एक तगड़ा झटका लगा था, उसकी पनडुब्बी डील कैंसिल हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऐसे में भारत एक बेहतर कीमत में इन पनडुब्बियों को ले सकता है, जिसके लिए मोल भाव किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया। दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पहला परीक्षण भारतीय सेना ने 2 साल पहले ही इसी जगह से किया था। इस मिसाइल की गति आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना अधिक है और ब्रह्मोस को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी तैनात किया जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कुछ लड़ाकू विमान भी LAC पर तैनात किए जा चुके हैं। थल सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस का पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण और तैनाती की जा चुकी है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा इस ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर है और इसने अपने टारगेट को पिन पॉइंट सटीकता के साथ भेदा है। और भारत अंडमान और निकोबार से, जैसे कि मैंने बताया, कि पहले भी टेस्ट कर चुका है, जिसका मतलब साफ है कि भारत अपने रणनीतिक द्वीपों को इस मिसाइल से सुरक्षित रखेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। DRDO के पूर्व प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी, जो कि अब रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर हैं, उन्होंने अस्त्रा डिफेंस फैसिलिटी का दौरा किया था, जहां उन्हें भारत 56 के बारे में जानकारी दी और ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डिजाइन और तैयार की गई 5.56 बाय
45 मिलीमीटर की कार्बाइन है। इसका वजन 3 किलोग्राम है, वो भी बिना मैगजीन के, और इसके 100% कंपोनेंट्स भारत में ही तैयार किए गए और भारतीय सेना को इसके ट्रायल्स का ऑफर भी किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों अस्त्रा डिफेंस 9x19 मिलीमीटर PWD को भी बनाना शुरू कर दिया है, जो कि SMG से बिल्कुल अलग है और इसका इस्तेमाल राइफल के तौर पर भी हो सकता है, जो कि बेहद बैलिस्टिक क्षमता के साथ है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा ये जो कंपनी है वो कंपोजिट केस एमुनेशन पर भी काम कर रही है, जो कि ब्रास एमुनेशन की जगह लेगी, और ये जो ब्रास एमुनेशन है वो काफी भारी और महंगा भी होता है। दोस्तों इस तरीके की कार्बाइंस को सेना के अलावा ITBP, राज्य की जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री है, उन्हें भी पेशकश करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने पाकिस्तान की सीमा के निकट फिरोजपुर जिले में खेत से 5 AK-47 राइफलें, 5 पिस्तौल और 9 मैगजीन बरामद की हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि तरन और अमृतसर जिलों से 13 किलो हेरोइन जब्त किए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि यह हथियार सीमा चौकी से 1600 मीटर दूर वाका गांव के खेत में दबाए गए थे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 50 HP HBTS के लिए, यानी कि हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जो कि एंटीना सिस्टम के साथ आएंगे और ये पहले के HF ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिटिंग स्टेशन की जगह लेंगे और इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा ताकि भारतीय नौसेना को लॉन्ग रेंज और वर्ल्ड वाइड हायर डेटा और एक रॉबस्ट हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन मिलता रहे भारतीय नौसेना की नेवल यूनिट्स को। दोस्तों बता दें कि RFI के अनुसार ये जो हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है ये बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट होने चाहिए, जो नौसेना के जहाजों को अपतटीय होने पर एक विश्वसनीय कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया हो, और ये जो प्रणालियां हैं वो आउट ऑफ रेंज होने पर भी रियल टाइम डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन भेजने में सक्षम होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करते हुए फ्रांस की सैफ्रन ने भारत की PTC इंडस्ट्रीज के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग मेटल कंपोनेंट्स को तैयार करेगी अलग अलग क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए। दरअसल सैफ्रन की योजना है कि वो PTC इंडस्ट्री से टाइटेनियम और सुपर एलॉय कास्टिंग और कंपोनेंट्स को खरीदेगी उनके M88 इंजन के लिए, जिनका इस्तेमाल आपको मालूम है कि राफेल फाइटर जेट में होता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर सभी प्रकार के कैमरों की तैनाती करके निगरानी को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कम लागत वाले तकनीकी समाधान तैयार किए जाने के प्रयास किए गए हैं। BSF के DG ने बताया कि हमें इसके लिए करीबन 30 करोड़ रुपए मिले हैं। इस साल करीबन 5500 कैमरे अतिरिक्त लगाए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि हम किसी भी तरीके की घुसपैठ या फिर किसी भी तरीके के अन्य नापाक मंसूबों की दिन और रात में निगरानी करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि सीमा पर रहने वाले लोगों से BSF के अच्छे संबंध हैं और हम उन किसानों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जो तार वाली बाढ़ से आगे अपनी जमीन पर खेती करते हैं। साथ ही BSF के IG ने बताया कि ड्रोन के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त उपकरण मौजूद हैं। ड्रोन के खतरों को ध्यान में रखा गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी को असली युद्ध की तैयारी करने के लिए कह रहे हैं, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि पूरी तरीके से चाइना युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। एक और रिपोर्ट दोस्तों अमेरिका की तरफ से कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना के परमाणु हथियारों का जखीरा 400 से अधिक हो गया है और चाइना अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। वहीं उसका पड़ोसी देशों के साथ तनाव चल रहा है और चाइना का ध्यान अमेरिका को टक्कर देने का है। दोस्तों अमेरिका ने 2020 में एक अनुमान भी लगाया था कि चाइना के पास परमाणु हथियारों की संख्या करीबन 200 से अधिक हो सकती है। उस दौरान अमेरिका का अनुमान था कि एक दशक से कम में ये भंडार 2 गुना हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि 2022 चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट के अनुसार एक दशक नहीं बल्कि 2 सालों में चाइना उस मुकाम पर पहुंच गया है और अगर वो इसी रफ्तार से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाता है तो 2035 तक उसके पास 1500 परमाणु हथियार हो सकते हैं। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा है वो चाइना की आगे बढ़ने की रणनीति है, चाहे वो उनकी नेवी ले लो, उनकी थल सेना ले लो या वायुसेना, उन तीनों को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा है और इस बात की चिंता केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि भारत को भी है। चाइना ने 2021 में 135 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट भी किया है, जो बाकी दुनिया के कुल टेस्ट से काफी अधिक है। यही नहीं दोस्तों, चाइना स्पेस और काउंटर स्पेस हथियार को तैयार कर रहा है। चाइना की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को अगर आप देखें तो जो कि चीन को अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बताती है, जिससे कि अमेरिका भी एक टेंशन में है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ।
नाटो के सहयोगी देशों ने यूक्रेन में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए उपकरण भेजने का वादा किया है। रूस की मिसाइल हमलों में यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। नाटो सहयोगियों ने यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली क्षमताओं को मजबूत करने का भी भरोसा दिलाया है। दोस्तों, नाटो गठबंधन के विदेश मंत्रियों की कल बुखारेस्ट में 2 दिन की बैठक शुरू हुई, जिसमें कि यूक्रेन के शीतकालीन अभियान में सैन्य सहायता जारी रखने की मांग की गई है। इस मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेनाएं उनके देश के अनेक इलाकों की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाली स्काईरूट एरोस्पेस अब 1 साल के भीतर सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक विशाल रॉकेट विक्रम 1 को प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है। स्काईरूट का कहना है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा की लागत को वे कम करना चाहते हैं। स्काईरूट की तरफ से कहा जा रहा है कि जब हम पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण कर चुके हैं, हमारी अगली योजना विक्रम 1 का प्रक्षेपण करने की है, जो सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करने वाला एक बहुत बड़ा रॉकेट है। इसे हम अब 1 साल के भीतर करना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी के सीईओ ने बताया कि कंपनी ने लगभग 6 करोड़ 80 लाख डॉलर जुटाए हैं, जो भारत में एरोस्पेस स्टार्टअप में सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, 26 नवंबर को आपको मालूम है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को अंतरिक्ष में भेजा था और अब इस सैटेलाइट ने तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने तस्वीरों को जारी किया है। वहीं तस्वीरों में गुजरात का भुज और अहमदाबाद क्षेत्र मार्क करके दिखाया गया है। इसरो ने अपने बेंगलुरु मुख्यालय में सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीरों को ट्वीट भी किया है। सैटेलाइट ने 19 नवंबर को पहली तस्वीर ली। वहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US 06 ने हिमालयी क्षेत्र, गुजरात के कच्छ क्षेत्र और अरब सागर को कवर करते हुए तस्वीरें ली। इसरो की तरफ से कहा गया है कि तस्वीरें ओशन कलर मॉनिटरिंग यानी कि OCM और सी सरफेस टेक्सचर मॉनिटरिंग यानी कि SSTM सेंसर, जो कि EOS 06 के ऑनबोर्ड पर लगे हैं, उनके द्वारा ली गई है। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।